अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग जो है वो समराइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा का एक चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें स्टैट्स की सारी चीज़ें हैं, उसकी एप्लीकेशन है। सो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 10 इनवॉइस वैल्यूज इज $20। व्हाट डज $x इक्वल्स। देखें, हमें अर्थमेटिक मीन दी हुई है। अर्थमेटिक मीन कैसे आई होगी? x +15 +22 +14 +21 +15 +20 +18 +27 +x, इस सबको ऐड कर कर 10 से डिवाइड किया होगा और ऐसा करने से हमारा जो आंसर आया वो 20 आया। अब हमें इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेना है। हमारे पास अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी दी हुई थी। 10 अलग अलग वैल्यूज थी जिसकी अर्थमेटिक मीन थी। x और x दोनों ऐड होंगे तो 2x बन जाएगा। और 15, 22, 14, 21, 15, 20, 18 और 27, ये सब ऐड होगा तो 152 बनेगा। सो 2x + 152। डिवाइड वाला 10 जो है वो सीधे हाथ पर जाएगा तो 20 से मल्टीप्लाई होकर 200 हो जाएगा। फिर 200 माइनस 152 इज 48। 48 डिवाइडेड बाई 2 इज 24, तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी। सो 4B.1 का आंसर जो होगा वो 24 होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फैक्ट्री एम्प्लॉयज स्टाफ इन 4 डिपार्टमेंट्स फॉर विच द एवरेज या मीन वेज पर एम्प्लॉय पर वीक इज एज फॉलोज। डिपार्टमेंट डब्ल्यू की एवरेज जो वेजेस है वो 50 है और यहाँ पर 20 लोग काम करते हैं। एक्स की एवरेज वेजेस 100 है, मीन वेजेस 100 है, यहाँ पे 5 लोग काम करते हैं। वाई में 10 लोग काम करते हैं, 70 की एवरेज है। और जेड में 5 लोग काम करते हैं और 80 की एवरेज है। व्हाट इज द एवरेज मीन वेज पर एम्प्लॉय पर वीक इन दिस फैक्ट्री, यानी कि पूरी फैक्ट्री की जो हमारे पास एवरेज होगी वो क्या होगी। सो WXYZ हमें इन डिपार्टमेंट्स की एवरेज दी हुई है। मीन है 50, 100, 70 और 80। हमें इसमें जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो भी दिए हुए हैं और वो दिए हुए हैं 25, 25, 10, 5। सो जो हमारी टोटल वेजेस होगी ना हर वर्कर की, वो कैसे आएगी? 50 की जो एवरेज वेज है वो 20 लोगों की एवरेज वेज है, तो डब्ल्यू डिपार्टमेंट के जितने भी सारे वर्कर्स होंगे उन सारे वर्कर्स की टोटल वेजेस 1000 बनी होगी। एक्स डिपार्टमेंट की एवरेज वेजेस 100 है और 5 लोग हैं, यानी कि इन 5 लोगों की टोटल वेजेस 500 होगी। वाई डिपार्टमेंट में 70 वेजेस वाले 10 लोग हैं तो इनकी टोटल वेजेस 700 होगी। और जेड डिपार्टमेंट में 80 की एवरेज वेजेस वाले 5 लोग हैं तो इनकी टोटल वेजेस 400 होंगी। यानी कि पूरी फैक्ट्री के सारे लोगों की अगर वेजेस देखें तो 1000, 500, 700, 400 को हम ऐड करेंगे 2600 बनेगा। पूरी फैक्ट्री में लोग कितने काम करते हैं? 25, 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 40 लोग काम करते हैं, तो पूरी फैक्ट्री की एवरेज वेज बन जाएगी 2600 डिवाइडेड बाई 40 वेज 65। 4B.2 का 65 आंसर होगा। 4B.3, a car travels 20 miles at 30 miles per hour, then 10 miles at 60 miles per hour. What is the mean speed for the whole journey of 30 माइल्स? 30 माइल्स की जो टोटल जर्नी है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? अच्छा, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी। तो एक कार ने जो है ना वो कितना डिस्टेंस, सबसे पहले उसने 20 माइल्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसकी जो स्पीड थी तब वो 30 माइल्स पर आवर थी। अच्छा, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, सो टाइम क्या होगा? टाइम होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड से। और फिर उसने 10 माइल्स फर्दर ट्रैवल किया, एक और डिस्टेंस था जो कि 60 की स्पीड से किया, तो उसमें टाइम कितना लगा होगा? 10 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 0.1667। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि पूरी जर्नी जो है वो 30 माइल्स की थी जिसमें टोटल जो टाइम लगा वो 0.83333 लगा। सो स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी विल बी डिस्टेंस ऑफ द इंटायर जर्नी यानी कि 30 डिवाइडेड बाई टाइम यानी कि 0.8333, यानी कि 36 हमारा आंसर होगा।
4B.4 the following scores are observed for time taken to complete a task in minutes. What is the median score? अच्छा, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिड वैल्यू। और कभी भी किसी डेटा की मीडियन या मिड वैल्यू चाहिए होती है तो पहले उस डेटा को या तो पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में या तो पूरे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया जाता है। अब यहाँ पर जो डेटा है वो मिक्सअप है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू विच इज 8, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, 12 के बाद आपके पास 14 है, 14 के बाद 15 है, ओ सॉरी एक 9 में बीच में भूल गया हूँ, 8 के बाद 9 है, 8 के बाद 9 है, फिर 9 के बाद 11 है, फिर 12 है, 14 है, उसके बाद 15 है, फिर हमारे पास जो अगली वैल्यू आएगी वो होगी 17। उसके बाद हमारे पास उससे बाद वाली जो वैल्यू आएगी वो होगी 21, फिर 24 और फिर 34। सो ये कितनी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ पर भी कितनी है? द फॉलोइंग स्कोर्स आर ऑब्जर्व फॉर द टाइम टेकन टू कंप्लीट इन मिनट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीडियन यानी कि मिड वैल्यू। अब अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं और 10 चीज़ों का आपने मीडियन ढूंढना है तो मिड वाली जो दो वैल्यूज होंगी ना उनका एवरेज दिया जाएगा। मिड वाली दो वैल्यूज कौन सी हैं? मैं यहाँ से 4 यहाँ से और 4 यहाँ से छोड़ दूँ तो मेरे पास मिड में 14 और 15 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर डेटा इवन नंबर में होता है तो मिड वाली दो जो वैल्यूज होती हैं उसका एवरेज लिया जाता है, जैसे कि 14 और 15 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। और अगर ऑड नंबर्स में होता है तो ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल 7 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ें आपने लेफ्ट और 3 चीज़ें राइट पर छोड़ी तो आपके पास सेंटर में एक ही चीज़ बचेगी। 4B.5 व्हाट इज द मीडियन स्कोर, और मीडियन ऑफ द स्कोर्स। और फिर वापस से आपके पास स्कोर्स हैं। चलें इस डेटा को देखते हैं। इस डेटा में आपके पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 9 है। 9 के बाद आपके पास 12 है, 12 के बाद आपके पास 23 है, 24 है, 28 है, 28 के बाद आपके पास 34 है, 34 के बाद आपके पास 43 है, फिर 56 है, और फिर आपके पास 87 है। कितनी चीज़ें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं एक चीज़ मिस हो कर रही है। 34 आ गया, बिल्कुल आ गया। 23 आ गया, 78 नहीं आया। 78 कहाँ होगा भाई? 78 यहाँ पर होगा, ये 78 है और फिर 87 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चीज़ें तो अगेन सेंटर वाली दो चीज़ों का एवरेज लेंगे। चार चार चीज़ें दोनों साइड पर अगर छोड़ देते हैं तो हम एवरेज ले लेंगे 28 प्लस 34। इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 हमारा आंसर आएगा। 4B.6 पर चलते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ 4 इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन प्रोसेस रिवील्स द लेंथ ऑफ सर्टेन पार्ट्स इन मिलीमीटर्स टू प्रोसेस W X Y और Z। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशंस दी हुई हैं। विच प्रोसेस इज द लार्जेस्ट relative variation as assumed by the coefficient of variation। coefficient of variation कैसे कैलकुलेट किया जाता है? coefficient of variation कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं। तो पहले के लिए 10 डिवाइडेड बाई 100, दूसरे के लिए 5 डिवाइडेड बाई 40, तीसरे के लिए 8 डिवाइडेड बाई 80 और चौथे के लिए 12 डिवाइडेड बाई 150। और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर मीन को, विच प्रोसेस इज द लार्जेस्ट रिलेटिव वेरिएशन। लार्जेस्ट रिलेटिव वेरिएशन जो है वो जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसमें होगा, यानी कि प्रोसेस एक्स में होगा। ठीक है जी। 4B.7 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा हैव द वाइडेस्ट स्प्रेड। किसका सबसे ज्यादा स्प्रेड है? अगेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसकी सबसे ज्यादा है? आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है। पहले के लिए आप क्या करोगे? 25 डिवाइडेड बाई 150, दूसरे के लिए 20 डिवाइडेड बाई 175, फिर 25 डिवाइडेड बाई 200 और फिर 30 डिवाइडेड बाई 250। और फिर इसको आप कन्वर्ट कर दोगे परसेंटेजेस में तो आपके पास बी सॉरी इससे क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द वाइडेस्ट स्प्रेड। वाइडेस्ट स्प्रेड किसका है? डेटा ए का है क्योंकि इसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। 4B.8 a group of shoppers were interviewed and asked how many loaves of bread they would need to buy
from the bakery over a 1 week period. The results are as follows. What is the mode of the number of loaves needed per shopper in 1 period? मोड वो होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो. मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो. सो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो नंबर ऑफ लोव्स यानी कि कितनी लोव्स कंज्यूम होती हैं, और नंबर ऑफ शॉपर्स की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो 34 है. 34 की फ्रीक्वेंसी पे जो नंबर ऑफ लोव्स है ना वो कितने हैं, वो 4 हैं. तो मेरा आंसर जो है ना वो 4 होगा. 4 इज माई मोड बिकॉज 4 हैज द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, हाइस्ट नंबर ऑफ शॉपर्स बाय 4 लोव्स. ठीक है जी. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो सेलेक्ट करना. A large publishing company awards us 14% salary increase to every employee. Which of the following statements about the distribution of the company's salaries are correct? Number one, the standard deviation will remain unaltered. The standard deviation will increase by 14%. The coefficient of variation will remain unaltered. इसके लिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. उसको मैं जरा यहाँ पे रिकैप करता हूँ. लेट्स से एक्स की दो वैल्यूज हैं 5 एंड 15. ठीक है जी, गौर से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को. एक्स की दो वैल्यूज हैं और वो दो वैल्यूज हैं 5 एंड 15. ठीक है जी. अगर मैं 5 और 15 की, कोई मुझे बोलता है कि 5 और 15 की मीन कैलकुलेट करो, सो इसकी मीन कैसे आएगी? समेशन ऑफ एक्स, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को मैं सम अप करूंगा विच इज 20. ठीक है जी, और से सुनिएगा. अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं 5 और 15, 5 और 15 का जो सम बनता है वो 20 बनता है. अगर कोई मुझे बोलेगा कि इसकी मीन की वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो होगी समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, यानी कि 20 आपके पास समेशन ऑफ एक्स बन रहा है और दो चीजें हैं तो मीन आ गई 10. अगर कोई बोलेगा कि इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो विच इज एक्स का, उसके लिए मुझे एक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा. क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला देखते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, सो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है ना वो हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की वैल्यूज का मतलब ये है कि पहले तो हमें 5 का स्क्वायर चाहिए, फिर हमें 15 का स्क्वायर चाहिए, और फिर हमें इन दोनों को सम अप करना है. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको किस तरह से अप्लाई करूँगा? मैं सबसे पहले जो है वो एक सबसे बड़ा ब्रैकेट डालता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 250 अपॉन एन, यानी कि कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं. माइनस, इसमें से माइनस करना है. क्या माइनस करना है? समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. और ये सारी की सारी चीजें अंडर रूट में. जब कोई चीज अंडर रूट में होती है तो इसका मतलब ये कि उसकी जो पावर है वो 0.5 है. सो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन 5 आ रही है. ठीक है जी. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, इसीलिए मैंने इसकी पावर 0.5 डाली है. आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं. यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप क्या करते हैं? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 250 अपॉन एन यानी कि 2 माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर अंडर रूट में 250 ओवर 2 125 आता, और यहाँ पे 20 ओवर 2 10 आता है. 10 का स्क्वायर जो है वो 100 बनता. और अंडर रूट में अगर मेरे पास ये 125 माइनस 125 होता, और अंडर रूट ऑफ 25 इज 5. ठीक है जी. तो इस तरह से भी हमारा ये आंसर जो है वो बन रहा होता. बहरहाल मैंने एक्सेल की मदद ली और एक्सेल की मदद लेते हुए जो है वो एक शॉर्टकट आपके सामने जल्दी से सॉल्व कर लिया. अच्छा, अब एज्यूम करें कि एक्स की सारी वैल्यूज में 2 ऐड हो जाए. एक्स की सारी वैल्यूज में 2 ऐड होने का क्या मतलब है? एक्स की सारी वैल्यूज में 2 ऐड होने का मतलब ये है कि आपके पास जो 5 है ना, 5 जो है ना वो 5 प्लस 2 यानी कि 7 बन जाए. और जो 15 है ना वो 15 प्लस 2 17 बन जाए. सो आपका समीशन ऑफ एक्स यानी कि एक्स का सम 24 हो जाएगा. अच्छा, इसका स्क्वायर क्या होगा? यानी कि ये जो आपके पास नई वैल्यूज आई हैं x+2, इसके स्क्वायर x+2 के स्क्वायर के सम क्या होंगे? 7 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई? 7 का स्क्वायर 49 बनेगा. 17 का स्क्वायर 289 बनेगा और इनका सम बन जाएगा 338.
अब ये जो न्यू मीन है ये कितनी आएगी, समेशन ऑफ x ओवर n यानी कि 12 आएगी। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, अगेन मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ मेरे पास, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो अवेलेबल है, आप पूरी लंबी वर्किंग करिएगा। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, विच मीन्स के पावर 0.5 होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो आपने चीज़ नोट करनी है, जो प्रॉपर्टी आपने नोट करनी है, वो ये नोट करनी है कि इफ एनी नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल वैल्यूज, mean will change by same amount, standard deviation will not change। अगर आप सारी वैल्यूज में कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं, यानी कि x की सारी वैल्यूज में मैंने 2 ऐड किया, तो पहली वैल्यू 5 7 बन गई, दूसरी वैल्यू 15 17 बन गई, तो मीन में भी 2 ही का एडिशन है। ओरिजिनल मीन 10 थी, नई मीन 12 है, विच मीन्स 2 का एडिशन है। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो चेंज नहीं होती, नो चेंज। ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे आता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो पहले केस में वो 0.5 आ रहा होगा, और दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में वो 5 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में चेंज आएगा। यस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसमें चेंज आ रहा होगा। पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50% था, वो 42% हो गया। रीजन ये है कि जो मीन है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। सो आपने ये याद रखना है कि अगर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका इंपैक्ट मीन पर आता है, स्टैंडर्ड डिवीजन पे नहीं होता। अच्छा, अगर सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो ओरिजिनल डेटा था, पहली x की वैल्यू 5 थी, 5 इंटू 2 अगर मैं उसको 10 कर देता, दूसरी वैल्यू 15 थी, 15 इंटू 2 उसको 30 कर देता, और फिर मैं यही काम करता, यानी कि 2x की पावर 2 दोनों कैलकुलेट करता हूँ, 10 की पावर 2 और 30 की पावर। अच्छा, अब मीन पर और स्टैंडर्ड डिविएशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता, ये देखते हैं। देखिए आपकी मीन कैसे आती है। अब आपकी जो मीन आती है ना, वो आती है आपकी 40 समीशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 20 हो गई। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अगेन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर, और ये सारा का सारा जो पावर है ना वो 0.5 में है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी मीन भी जो है ना वो डबल हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो ट्रिपल हो जाती, यानी कि जितने से आपने इंडिविजुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मीन उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगी। ओरिजिनली आपकी मीन कितनी थी, ओरिजिनली आपकी मीन 10 थी, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी अगर आपने सारी ओरिजिनल वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है जी। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो हमें अभी डिस्कस नहीं करना, चले हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखते क्या है। वैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो डबल हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है लार्ज पब्लिशिंग कंपनी अवार्ड्स अ 14% सैलरी इंक्रीज टू एवरी एम्प्लॉय, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी सैलरीज आर करेक्ट। देखिए, लेट्स से कंपनी में 2 लोग काम करते थे, वो जो 2 लोग काम करते थे उनकी सैलरी 10 और 30 थी। सो अगर 10 और 30 उनकी सैलरी थी, अगर 10 और 30 उनकी सैलरी थी, तो इस हिसाब से हम ज़रा पहले जो है ना वो एक एग्जाम्पल डेवलप करते हैं। अगर इन लोगों की सैलरी जो है वो 10 और 30 थी, तो 10 का स्क्वायर कितना बनता है 100, और 30 का स्क्वायर 900, इन दोनों का सम 1000। अच्छा, मीन क्या आएगी सर, आपकी जो मीन होगी ना वो बन जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 2। मैंने एज्यूम किया कि एक फैक्ट्री में 2 लोग हैं, एक की सैलरी 10 है, एक की सैलरी 30 है। सो उनकी मीन 20 होगी, और उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अगेन ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखें, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर, और ये सारा का सारा अंडर रूट में है, जिसके लिए एक्सेल में हम पावर 0.5 डालते हैं, अदरवाइज आप मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं। अब लेट से इन दोनों बंदों की सैलरी 14% से इंक्रीज हो जाए। अगर किसी चीज को 14% से, अगर एक्स की वैल्यूज को 14% से इंक्रीज करना है, तो मैं 1.14 से मल्टीप्लाई करूंगा।
यानी कि ये 10 क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.14 11.4 हो जाएगा। और ये 30 क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.14 ये आपके पास 34.2 हो जाएगा। अगर कोई चीज़ 14% से इंक्रीज हो रही है तो हर वैल्यू को 1.14 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब 1.14 का जो पावर 2 बनता है वो क्या है, 11.4 की पावर 2 129.96 और 34.2 की पावर 2 1169.64। इन दोनों का किया हमने सम। ठीक है जी। अब हमारी मीन क्या होगी भाई, हमारी जो मीन होगी, हमारी मीन जो होगी वो 45.6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 22.8 होगी। अगेन वही प्रॉपर्टी के अगर आपने सारी इंडिविजुअल वैल्यूज को 1.14 से मल्टीप्लाई किया है तो मीन भी उतने से ही मल्टीप्लाई होगी। ओरिजिनल मीन 20 थी, आप इसको 1.14 से मल्टीप्लाई कर लें, आप नई मीन पर आ जाएंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे आएगी, समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, समेशन ऑफ एक्स ओवर एन माइनस समेशन ऑफ, सॉरी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस ब्रैकेट में समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और इस पूरे पर पावर 0.5 है। सो हो ये रहा है कि जब आप किसी इंडिविजुअल, सारी इंडिविजुअल वैल्यूज को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी स्टैंडर्ड डिवीएशन और मीन में भी वही इम्पैक्ट आता है। जिस तरह से हमने यहाँ बेसिक एग्जांपल में देखा था कि हमने सारे नंबर्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन भी डबल हुई थी। यहाँ पर सारे नंबर्स को 1.14 से मल्टीप्लाई किया तो मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन में भी उतने ही परसेंट का इंक्रीज आया है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहले क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइडेड बाय मीन यानी कि 0.5, और अब क्या होगा 11.4 डिवाइडेड बाय 22.8 यानी कि 0.5। स्टैंडर्ड डिवीएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेंज क्यों नहीं हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 14% से इंक्रीज हुए। अब इसका क्या सवाल था, इसका सवाल था कि लार्ज पब्लिशिंग कंपनी अवार्ड्स अ 14% सैलरी इंक्रीज टू एवरी एम्प्लॉय, which of the following statements about the distribution of the company salaries is are correct? नंबर 1, द स्टैंडर्ड डिवीजन विल रिमेन अनऑल्टर्ड। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हर वैल्यू 14% से इंक्रीज होगी तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी 14% से इंक्रीज होगी। नंबर 2, द स्टैंडर्ड डिवीजन विल इंक्रीज बाय 14%, ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल रिमेन अनऑल्टर्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है, मैंने आपके सामने एक मिसाल कर दी। सो 2 एंड 3 इसका जो फाइनल आंसर है वो होगा। 4b.10, the coefficient of variation is used to measure which of the following। coefficient of variation हम क्यों यूज करते हैं, coefficient of variation हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि डेटा कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है, यानी कि रिलेटिव डिस्पर्जन इसका जो स्पेसिफिक आंसर है वो होगा। 4b.11, a company must decide between two projects, project A and project B. The profits that might be generated from each project are as follows। प्रोजेक्ट ए से 4,000 का प्रॉफिट आएगा जिसके 45% चांसेस हैं, 2,000 का प्रॉफिट आएगा जिसके 55% चांसेस हैं। प्रोजेक्ट बी में 8,000 का प्रॉफिट आएगा, इसके 64% चांसेस हैं, और 1,000 का लॉस होगा, इसके 36% चांसेस हैं। विच प्रोजेक्ट शुड बी चोजन एंड व्हाट इज द एसोसिएटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर एक ही काम बार बार किया जाएगा तो आप कितना कमाओगे या कितना आपकी वैल्यू जनरेट होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का तरीका क्या होता है, जिस तरह से प्रोजेक्ट ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 0.45 इंटू 4,000 पहली वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई उस प्रोबेबिलिटी का रेलेवेंट प्रॉफिट, और फिर 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 2,000 दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी का रेलेवेंट प्रॉफिट। सो 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 4,000 प्लस 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 2,000, यह आपका नेट आंसर 2,900 बनता है। सर एक्सपेक्टेड वैल्यू को थोड़ा सा समझा दें। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक ही काम बार 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 किया जाएगा तो ऑन एन एवरेज आप हर बार में क्या अर्न करोगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि 45% चांसेस है कि अगर आप प्रोजेक्ट ए अंडरटेक करोगे तो 4,000 कमाओगे, और 55% चांसेस है कि आप प्रोजेक्ट ए अंडरटेक करोगे तो 2,000 कमाओगे। मिसाल के लिए मैंने प्रोजेक्ट ए 100 प्रोजेक्ट ए अंडरटेक किए, प्रोजेक्ट ए कोई काम है जो मैंने 100 बार किया। अगर मैं ये काम 100 बार करूंगा तो 45 टाइम्स में 4,000 कमाऊंगा एज पर डेटा, 55 टाइम्स में 2,000 कमाऊंगा एज पर डेटा। 45 टाइम्स जब मैं 4,000 कमाऊंगा तो मैं टोटल कमा रहा हूँ इन 45 टाइम्स में 180,000, और 55,000 जब मैं 2 बार कमाऊंगा 55 टाइम्स में जब 2,000 कमाऊंगा तो मैं 1,10,000 कमाऊंगा।
यानी कि टोटल 290,000 कमाऊंगा। कितनी बारियों में? कितनी बारियों में? 100 बारियों में। तो ऑन एन एवरेज हर बारी में कितना कमाऊंगा? 290,000 डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? प्रोजेक्ट बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू इधर कैलकुलेट कर देता हूँ। 0.64 या 64% चांसेस है कि मैं 8,000 कमाऊंगा। सो 0.64 इंटू 8,000 माइनस, सर माइनस क्यों? 36% चांसेस है कि आपको 1,000 का लॉस होगा। यानी कि अगर लॉस है तो वो मेरे नेगेटिव प्रॉफिट है ना। सो इसीलिए माइनस 0.36 इंटू 1,000, यानी कि प्रोजेक्ट बी से 4760 की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्रोजेक्ट बी को अंडरटेक करना चाहिए। 100 बार अगर मैं प्रोजेक्ट बी अंडरटेक करूंगा तो ऑन एन एवरेज हर बार मैं 4,760 कमा रहा हूँ। हजार का 36 बार लॉस होगा, लेकिन 64 बार 8,000 का प्रॉफिट होगा। तो मेरी जो एवरेज बनेगी वो यहाँ पर ज्यादा बनेगी, लिहाजा मेरा आंसर बी और 4760 होना चाहिए। 4B.12, a company is bidding for 3 contracts which are awarded independently of each other. The board estimated chances of winning contract A as 50%. अच्छा, कंपनी एक बिड कर रही है, यानी कि कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और उसके लिए गई है, बोल रही है कि भाई हमें ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ए कॉन्ट्रैक्ट शायद कंपनी को मिल जाए, शायद ना मिले। ए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस क्या है? 50%। तो ना मिलने के चांसेस क्या है? 50%। अच्छा, फिर बी कॉन्ट्रैक्ट कोई और कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलने के चांसेस क्या है? 1 in 5। 1 in 5 का मतलब 20% या 0.2। 1 in 5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, अगर आप 1/5 कैलकुलेट करते हो तो ये 0.2 बनता है। सही है। और बाकी 4/5 टाइम्स ये प्रोजेक्ट ना मिलने के चांसेस होंगे। एंड ऑफ विनिंग कॉन्ट्रैक्ट सी एज 1 in 3। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा, उसके चांसेस 1/3 हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा, और 2/3 चांसेस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी है ना। A company is bidding for 3 contracts which are awarded independently of each other. The board estimates its chances of winning contract के 50%, winning of, ठीक है। The profits from A, B and C। अच्छा, A, B और C से जो प्रॉफिट्स आएंगे वो क्या होंगे? 5 लाख, 8 लाख और 9 लाख। ठीक है। अच्छा, अब मुझे प्रोजेक्ट ए अगर मिल गया तो उसके 50% चांसेस है, और अगर मिल जाएगा तो मैं 5 लाख कमाऊंगा। प्रोजेक्ट ए अगर मुझे मिल गया तो उसके 50% चांसेस है उसके मिलने के, और अगर मिला तो मैं 5 लाख कमाऊंगा। और अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला जिसके 50% चांसेस है, तो मैं 0 कमाऊंगा। नहीं मिलेगा तो 0 ही कमाएंगे ना। प्रोजेक्ट भी अगर मिल गया तो 8 लाख कमाऊंगा जिसके 0.2% चांसेस है, और नहीं मिला, नहीं मिला जिसके 0.8% चांसेस है, तो मैं 0 कमाऊंगा। प्रोजेक्ट सी अगर मुझे मिल गया तो मैं 9 लाख कमाऊंगा जिसके 0.33 चांसेस है, और अगर नहीं मिला, नहीं मिला जिसके 0.6667 चांसेस है, तो मैं 0 कमाऊंगा। सो मेरी टोटल जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बनेगी वो 7,10,000 बन रही होगी। तीनों प्रोजेक्ट्स की एड अप कर कर उसने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझसे पूछी थी। Singer's company is launching a new sewing machine with television advertising. Sales are estimated to achieve the following level with associated probabilities. What is the expected level of sales? Expected level of sales आपसे पूछी जा रही है। Again, expected level of sales क्या होगी? 0.3 probability है इस बात की, 0.3 इस बात की probability है कि 1,000 यूनिट्स होंगे, प्लस 0.5 इस बात की probability है कि 4,000 यूनिट्स होंगे, प्लस 0.2 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि 8,000 यूनिट्स होंगे। सो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स जो है वो 3,900 यूनिट्स होगी। डी इसका आंसर होगा। A company sells and manufactures product XX. The selling price of the product is $10 per unit, and estimates of demand and variable cost of sales are as follows. The units variable cost do not depend on the number of on the volume. Fixed cost is 30,000. What is the expected value of demand? Expected value of demand 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि डिमांड 5,000 होगी। 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि डिमांड 6,000 होगी। सो 0.6 इंटू 6,000, और 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि डिमांड 8,000 होगी।
ठीक है। 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि डिमांड 5,000 होगी, 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि डिमांड 6,000 होगी, और 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि डिमांड 8,000 यूनिट्स होगी। सो आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बनेगी वो 6,000 और 500 बनेगी। डिमांड की एक्सपेक्टेड वैल्यू उसने पूछी थी, यानी कि आपने सिंपली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करोगे? 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो कॉस्ट होगी वो 3 होगी। पॉइंट 5 प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो 0.1 प्रोबेबिलिटी के 3 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट होगी। 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि 3.5 मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। 0.3 मेरी प्रोबेबिलिटी है कि 4 मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और 0.1 मेरी प्रोबेबिलिटी है कि 4.5 मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। सो प्रोबेबिलिटी को रेलेवेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.7 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर इससे पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं? मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि 6,500 यूनिट्स बिकेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्सपेक्टेड जो है ना, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 3.7 होगी। एक्सपेक्टेड डिमांड, ये दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यूज ही है ना, ये दोनों एक्सपेक्टेड ही हैं, ये दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यूज ही हैं। सो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा? सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढ लेता हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए आपके पास सेलिंग प्राइस 10 की है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर 3.7 है, तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो 6.3 होगी। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, यानी कि 6.3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6,500 से, और इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमारी 30,000 है। सो ये बन जाएगा 10950, 10950 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद वाले जो सवाल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रेलेवेंट है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं।